हम पढ़ रहे थे बच्चों पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम एचपीएससी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे थे। स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जहाँ पे भी केमिस्ट्री पूछी जाती है उन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये लेक्चर, ठीक है। आज हम जो चैप्टर करेंगे बच्चों वो करेंगे सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर हमें करना है? सॉल्यूशन चैप्टर हमें करना है। पीछे हमने कौन सा कर लिया? हमने चैप्टर जो किया था वो हमने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना बच्चों। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो हम पढ़ते हैं सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, मतलब एक आपने सोल्यूट ले लिया प्लस एक आपने क्या ले लिया बच्चों? सॉल्वेंट ले लिया। ये सबको पता है सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। इन दोनों के मिक्सचर को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। अब आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम सोल्यूट लिख दें और यहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट लिख दें, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट और उनके एग्जाम्पल बता दीजिए। सोल्यूट मान लीजिए आपके पास गैस है बच्चों, क्या है? गैस है। और आपके पास सॉल्वेंट भी गैस है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसको बोला जाता है, जैसे अपने पास एयर है, ठीक है, ये इसी का एग्जाम्पल तो है। सोल्यूट भी वही अपनी गैस ही है और सॉल्वेंट भी वहाँ पे क्या है? गैस ही है। अगर सॉल्वेंट गैस है बच्चों, अगला भी आप गैस ही मान लीजिए, और यहाँ पे फिर क्या है? ये आप लिक्विड मान लीजिए और यहाँ पे क्या मान लीजिए? सॉलिड, ठीक है। तब आप गैस में सॉलिड मिलाते हैं, गैस में क्या मिला दें आप? सॉलिड मिला दें, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। जो कैम्फर होता है किस में मिला दें तब आप? नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। सब्लिमेशन शो करता है, तो सॉलिड किस में? गैस में, कैम्फर इन एयर। फिर है कि आप गैस में लिक्विड मिलाएं, गैस में क्या मिला दें? लिक्विड। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है अगर उसको मिक्स किया जाए नाइट्रोजन में, किसको? क्लोरोफॉर्म को, CH Cl3 जो है, इसको किस में ऐड किया जाए? N2 में, तो भी आप इसको क्या बोलते हैं? गैस में क्या मिलाया गया है? लिक्विड। फिर बात अगर आप सॉल्वेंट लिक्विड ले लें, क्या ले लें? सॉल्वेंट लिक्विड ले लें यहाँ पे, और इनको चेंज करते जाएं कि भाई यहाँ गैस हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉलिड। तो लिक्विड में सॉलिड का डिसॉल्व करना, ये तो आपको पता ही है। लिक्विड के अंदर तब आप पानी के अंदर चीनी मिला दें, तब क्या करें? H2O के अंदर आप क्या है? ग्लूकोज मिला दें या शुगर मिला दें, तो इसका यही एग्जाम्पल तो रहेगा। फिर अगर लिक्विड में लिक्विड मिलाया जाए, जैसे अल्कोहल में पानी मिला दें, ठीक है, मतलब आप ये ले लें और इसमें आप क्या मिला दें? H2O मिला दें। फिर लिक्विड में गैस का मिलाना, लिक्विड में ये तो सबको पता है भाई, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें यही तो होता है, या पानी में ऑक्सीजन का होना, H2O में किसका होना? ऑक्सीजन का होना, ठीक है। H2O में तब पानी होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, तो लिक्विड में गैस ही तो है बच्चों। फिर क्या है? तब आपके पास सॉलिड हो, सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड। आप इसको सॉलिड ही माने, यहाँ भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, ठीक है। और यहाँ गैस मान लीजिए, ये लिक्विड मान लीजिए, और यहाँ पे सॉलिड मान लीजिए। सॉलिड में गैस का होना, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई जितने अपने क्या नाम है, कैटलिस्ट जो काम करते हैं, निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्ब होना, ठीक है, तो सॉलिड में गैस का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर अगर सॉलिड में लिक्विड का होना, सॉलिड मतलब सोडियम में Hg का मिक्स करना, एमलगम जिसको आप बोलते हो, एलोय तब बनाते हो, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। सॉलिड में सॉलिड का होना बच्चों, जैसे अपना गोल्ड में कॉपर को मिलाया जाता है। गोल्ड में किसको? कॉपर को, मतलब जो गोल्ड का एलोय बनता है, जैसे 22 कैरेट में हो गया अपना, 21 कैरेट में या 20 कैरेट में तब गोल्ड बनता है, तो एलोई तो बनता है, तो उसमें क्या डिजोल्व कर लिया जाता है? उसमें गोल्ड डिजोल्व कर लिया जाता है, अपना कॉपर डिजोल्व कर लिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। फिर तो आपको ये होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और ये सब कुछ तो आपको पता ही है। अब काम की बात पे आते हैं, ये भी काम की बात थी, इग्नोर नहीं करनी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर को बच्चों, किसको? वेपर प्रेशर को। जो क्या करते हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसके द्वारा? वेपर्स के द्वारा। एक सरफेस ऑफ लिक्विड पे, उसको आप वेपर प्रेशर बोलते हो। लिक्विड का सरफेस है, वहाँ पे जो वेपर्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं उस लिक्विड के सरफेस पे, तो आप उसको क्या नाम दे देते हो? वेपर प्रेशर नाम दे देते हो। तब इस सिचुएशन के दौरान वेपर प्रेशर जो आप कहते हो, जो वेपर प्रेशर होता है, एक तो बच्चों वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। और वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, ठीक है। और वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या होंगे? कम होंगे। किसी का ये मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन भी ध्यान रखना, ये भी और ये भी, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आपके पास है
बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो आपको पता ही होगा इसमें कि आपके पास HCl है, आपके पास HBr है, फिर HI होता है, ये HBr HI और साथ में HF। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, मतलब कि HCl का ज़्यादा वेपर प्रेशर, फिर HBr का, ठीक है। तो मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। यहीं पे एक लॉ बना था बच्चों, जिसको आप क्या बोलते हैं, रोल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोल्स लॉ। तो वही आपको पढ़ना है। क्या है, रोल्स लॉ, RAO, रोल्स लॉ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या है। पहले तो हम केस में जो ले रहे हैं, हम 2 वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, 2 वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं। वोलेटाइल मतलब जो वेपर बनाएंगे, वोलेटाइल आपने क्या ले लिए, लिक्विड ले लिए, ठीक है। मिसिबल इमिसिबल लिक्विड भी जानते हैं, जो मिल जाएंगे आपस में मिसिबल, जो मिक्स नहीं होंगे इमिसिबल आप उसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो वोलेटाइल होंगे, अब आपने एक कंटेनर में मिलाया A प्लस में B, दोनों वेपर बना रहे हैं, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो A के प्रेशर के उसमें भी होगा और B के लिए भी, दोनों का एडिशन में ही आएगा। मतलब आप P टोटल लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ A गैस का, ठीक है, या जो भी आप सोल्यूट यहाँ पे ले रहे हैं, वेपर उसका होगा PA का, सॉल्यूशन में है ये प्रेशर, और PB, ये दोनों सॉल्यूशन में जो प्रेशर लगा रहे हैं वो है वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। मतलब PA को आप क्या बताएंगे अगर कोई पूछे, तो ये पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ A इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। और PB को भी बता देंगे फिर आप, वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, ठीक है। PT लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, P टोटल आप लिख दें, P टोटल इज इक्वल टू, अच्छा PA को क्या लिख के बताओगे, वो मुझे बताओ। PA होता है बच्चों, PA जो सॉल्यूशन में प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, उसके पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल लगाएगा इनटू में उसके मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे भी लिख दो P नोट A इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ B, A का ही, सॉरी नोट B, ये A ही लिखना बच्चों, नोट B A का। फिर प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, अब B का लिखोगे तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, B का, इनटू में उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये P टोटल आप निकाल दोगे, या PS इसको लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख देना, ठीक है। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएं बच्चों, क्या बनाएं, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो आप मोल फ्रैक्शन को यहाँ डिनोट कर लीजिए, ये पूरा मोल फ्रैक्शन होगा। मान लीजिए हम XA को यहाँ 1 मान रहे हैं, और XB को यहाँ क्या मान रहे हैं बच्चों, XB को यहाँ आप क्या मान रहे हो, 0, और यहाँ XB को 1 मान रहे हो, और XA को यहाँ 0 मान रहे हो, और यहाँ आप प्रेशर दिखाओगे, इस वाले एक्सिस पे प्रेशर आप दिखा रहे हो। हमने ये मान लिया कि भाई जो A है वो ज़्यादा वोलेटाइल है कंपैरिजन टू B के, मतलब A ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा। तो यहाँ कहीं हम ये मान लें कि भाई यहाँ पे किसका प्रेशर है, ये PA प्रेशर यहाँ पे है, P का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, तो आपने ये बना दिया, यहाँ पे ये 0 पे आ गया, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल A 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपने ये PA के लिए बना दिया, फिर जो PB का है, जो B है, वो प्रेशर तो इससे तो कम ही रहेगा, मतलब इस पॉइंट से तो नीचे रखोगे, तो वो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वो यहाँ पे क्योंकि XB 0 है तो वो बिल्कुल घट के यहाँ 0 पे आ जाएगा। टोटल किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये PA प्लस PB हो जाएगा, PA प्लस में PB, मतलब इसको टोटल आप PT लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन सिर्फ किसका था, यहाँ पे मान लीजिए ये A का हमने माना है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रेशर A की वजह से है, फिर यहाँ 0 हो गया तो उसका प्रेशर बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अगर क्या हो जाए कि जो सोल्यूट है जो आप डाल रहे हो, जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हो जाए बच्चों, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे थे, P टोटल आप लिख रहे थे PA प्लस PB के, PA प्लस PB के लिख रहे थे। अब PB तो कैसा हो गया, नॉन वोलेटाइल, तो आप इसको काट सकते हो, इसकी वजह से तो कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो P टोटल सिर्फ किसके उसमें हिस्से में रह गया, PA के, और PA को आप क्या लिख सकते हो, P नोट A इंटू में XA, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब एक मिनट, इसको थोड़ा सा, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो ना। फिर इसी के बेसिस पे बच्चों आइडियल नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो बन जाते हैं। कौन सा, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल में कैसे, और
नॉन आइडियल में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, दो केसेस आपके पास बन जाएंगे। तो हम लिख रहे हैं आइडियल, क्या लिख रहे हैं, आइडियल। आप यहाँ पे सिचुएशन बताएंगे, फिर आप एक क्या बताएंगे, पॉजिटिव डेविएशन, और एक जगह आप क्या बता देंगे बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। अब वो देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। जो आइडियल सिचुएशन होती है बच्चों, इसमें आप बोलते हो कि वो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो रोल्स लॉ को क्या करे, फॉलो करे, जो रोल्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और वहां पे कौन सी इक्वेशन लगेगी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस में पी बी, वहाँ दोनों की वजह से प्रेशर होगा, ठीक है। और पी टोटल उसी के उसमें आएगा। और जो पी टोटल है इसको आप बोलते हो, इसको तो आप कैलकुलेटेड प्रेशर बोलते हो, इसको ये जो जहाँ यहाँ से निकल के आएगा ना, इसको आप कैलकुलेटेड प्रेशर बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे, कैलकुलेटेड। और जो पी टी है इसको आप क्या बोल देते हो, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, कौन सा, ऑब्जर्व। क्योंकि ना आप यहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन आइडियल में कुछ नहीं मानते होते, तो ये तो ऑब्जर्व बोला जाता है और ये कैलकुलेटेड बोला जाता है। अब यहाँ पे किस वजह से ऐसा होता है कि भाई कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पे क्या माना जाता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, क्या है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस थी, तब अकेला ए था वो वाली फोर्सेस, तब अकेला बी कहीं पे बैठा था अलग कंटेनर में वो फोर्सेस, और तब ये दोनों एक कंटेनर में आए ए प्लस ए, और तब उसने बी के साथ बॉन्ड बनाया वो फोर्सेस, ये सारी एक जैसी ही, इनमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ ना कोई प्रेशर घटता है ना बढ़ता, वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे डेल्टा एच जो मिक्सिंग होता है वो क्या होता है, जीरो, कोई चेंज नहीं आएगा एंथैल्पी में, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा एच वी मिक्सिंग भी जो है वॉल्यूम में भी यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो भी क्या है, जीरो रहेगी। और एंट्रोपी यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा क्या है, रैंडमनेस तो बढ़ती है तब भी आप मिक्सिंग करते हैं तो। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी जो होगा नेगेटिव, मतलब लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। ये आइडियल की कंडीशंस हैं, सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चों, जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ बोल रहे हैं कि जो पी टोटल ऑब्जर्व्ड जो है बच्चों, कौन सा, ऑब्जर्व्ड वाला, वो ग्रेटर होगा, वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा कंपैरिजन टू पी कैलकुलेटेड से, किससे, ऑब्जर्व वाला ज्यादा होगा पी कैलकुलेटेड से। अब यहाँ होता क्या है, अब जो यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं बच्चों, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं ए की और बी की, वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, ग्रेटर देन ए बी में आपको यहाँ क्या है, यहाँ कम फोर्सेस मिलेंगी, पर ए में तो वो अकेले थे तब इनके बीच में ज्यादा फोर्सेस थी। जो फोर्सेस ए के बीच में थी, जो बी के फोर्सेस में थी, बीच में जो फोर्सेस थी वो ज्यादा थी कंपैरिजन टू ए बी, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर ग्रेटर देन ए बी से ज्यादा यहाँ फोर्सेस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। यहाँ ज्यादा फोर्सेस, अब इसका मतलब भी समझिएगा, मान लीजिए यहाँ बहुत ज्यादा फोर्सेस थी, यहाँ बहुत ज्यादा फोर्सेस थी तो ये वेपर नहीं बना लेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, ए और बी में, ए और बी में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो ये फटाफट क्या बना लेंगे, वेपर बना लेंगे, जल्दी टूट जाएंगे ना। तो ये जल्दी क्या बना लेंगे, वेपर बना लेंगे। और वेपर प्रेशर ये क्या कर लेंगे, ये बढ़ाएंगे। इसी वजह से हमने बोला है पी ऑब्जर्व्ड ज्यादा है किससे, कैलकुलेटेड से, ठीक है। अब यहाँ पे जो एच मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ जीरो था ना, तो यहाँ डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन क्या है बच्चों, जीरो है। वॉल्यूम भी जो मिक्सिंग की है वो ग्रेटर देन जीरो है। एंट्रोपी वाला सब में सेम रहेगा, कोई भी केस लिख लीजिएगा, ग्रेटर ही रहती है वो। और जो जी है क्योंकि प्रोसेस हो रहा है तो वो लेस देन जीरो ही रहेगा, क्योंकि डेल्टा जी अगर कोई प्रोसेस फिजिबल है तो वो लेस देन जीरो ही होता है, मतलब वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने बोला, ये ग्रेटर हो जाती है, वॉल्यूम भी मिक्सिंग ज्यादा हो जाती है, एंट्रोपी ऐसे ही रहती है, जी सब में सेम रहेगा। ये वाले केस पॉजिटिव नेगेटिव आइडियल सब में सेम रहेंगे क्योंकि प्रोसेस तो हो रहे हैं ना। और अगर आप नेगेटिव डेविएशन में बात कर देंगे तो ये लेस देन क्या, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम वाला भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसको मान लो भाई ये भी रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला, ये फॉलो नहीं करेगा,
यहाँ पे P कैलकुलेटेड ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, यहाँ P कैलकुलेटेड ज़्यादा हो जाएगा P ऑब्जर्व्ड से। अब इसको मानो कि जो फोर्सेस A में थी, B में थी, वो क्या थी, कम थी, और जो AB जो लास्ट में जो बॉन्ड बना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये वेपर नहीं बनाएगा, ये वेपर्स नहीं बना रहा है, तो ये जा ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, अब इनका ग्राफ भी देख लेते हैं बच्चों, इनका क्या है, हम एक बार ग्राफ और देख लेते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है, आइडियल का तो हमने देख लिया, जो ऊपर बनाया था अभी, तब दोनों वेपर बना रहे थे, वो हमने देख लिया। पॉजिटिव डेविएशन का देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई हमने ये माना था कि ए प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल है। कैसा है वो, ज़्यादा वोलेटाइल है, तो हमने ऐसे बनाया था कुछ, ये बनाया, और पी बी को यहाँ लिखा था, वो सेम रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगी कि यहाँ पे एक्स ए भाई 1 है, मैक्सिमम है, एक्स बी यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन उसका 0 है, यहाँ एक्स बी ज़्यादा है और एक्स ए 0 है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये आइडियल के लिए ऐसे बन गए थे। अब पॉजिटिव में क्या है, वो प्रेशर बढ़ गया है बच्चों, क्योंकि जो फोर्सेस ए के बीच में थी, बी के बीच में जो थी, ए बी के बीच में जो बनी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, तो वेपर वो बहुत जल्दी बना रहा है। तो ऑल ओवर आपको क्या है, यहाँ से डेविएशन दिखाई देगा, प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा सबका, ठीक है ना। तो आप ये लाइन कैसे हैं, थोड़ी सी ऐसे ऊपर दिखा देते हैं सबकी, तो ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। नेगेटिव में क्या आ जाएगा बच्चों, यही ग्राफ नीचे आ जाएगा, यही जो आपने ग्राफ बनाया है ना, ये लाइन हटा दो, ये भी हटा दो, और ये वाली भी हटा दो, तो ग्राफ वो लाइनें कहाँ हैं, वो नीचे चली जाएंगी, नेगेटिव वाले में ये ऐसे चली जाएंगी, इसकी नीचे चली जाएगी और इस वाले के भी नीचे, नेगेटिव डेविएशन होता है। इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप आइडियल के लिखे तो सेम आपको मिलेंगे, जैसे बेंजीन प्लस में टॉल्यूइन सेम मिलेगा, 1-2 कार्बन का फर्क मिलेगा, जैसे क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, ये आइडियल है, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन ऐसे बनेंगे। अगर पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं तो जहां आपको CCl4 देखने को मिल जाए तो वहां पे पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, जैसे CCl4 है, एक मिनट बच्चों क्या लिख दिया, CCl4 प्लस में आप यहाँ पे बेंजीन लिख लें C6H6, साथ में आपके पास CCl4 ही है, और वहाँ इथेनॉल लिख लें CH3OH, फिर आपके पास CCl4 ही है और इथेनॉल लिख लें आप C2H5OH, फिर आपके पास क्या है, तब एल्कोहल C2H5OH, और प्लस में पानी का जो मिक्सचर है वो भी पॉजिटिव डेविएशन में आता है, ठीक है। और तब नेगेटिव डेविएशन की आप बात करते हो बच्चों, किसकी, नेगेटिव डेविएशन की, तो वहाँ पे देखो एसिड प्लस में पानी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नेगेटिव होता है, एसिड प्लस में पानी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा, चाहे HCl प्लस H2O कर लो, चाहे HNO3 प्लस H2O कर लो, ठीक है, नेगेटिव है। नेगेटिव में एसीटोन, ठीक है, एसीटोन प्लस में CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो होती है, ये क्या बनाएंगे, जहां CHCl3 आ जाए बच्चों, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा नेगेटिव डेविएशन वाला। 2 केस बताए मैंने, CCl4 में तो पॉजिटिव, CHCl3 में नेगेटिव डेविएशन, अगर दोनों ही आ जाए CCl4 प्लस में CHCl3 तो ये पॉजिटिव डेविएशन, इसको काउंट करोगे तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, ठीक है। और एसिड प्लस में पानी आ जाए तो भी नेगेटिव डेविएशन होता है। बोलो बात समझ में आ गई, ये बहुत काम का है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपसे पूछा जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव का ही ये एक पार्ट हो जाता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर आप इसको बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब इसमें देखो क्या होगा बच्चों, ये 2 तरीके का होता है, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप होता है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है। क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक मैक्सिमम। अब ये एक तरीके का सॉल्यूशन बन जाता है जहाँ पे जैसे आपने अल्कोहल प्लस में पानी मिलाया, आपके पास क्या था, अल्कोहल प्लस में वाटर, आपको ये पता है भाई इसका 70 के आसपास बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके आस 100 होता है, तो आप 95% अल्कोहल को पानी से मान लीजिए आपने हटा लिया, पर जो 5% अल्कोहल और पानी का सॉल्यूशन है ना, उस वहाँ से आप अल्कोहल को और पानी को वहाँ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है, वहाँ से आप उसको सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो 2 तरीके के एजियोट्रोप बन जाते हैं, एक मिनिमम वाला और एक मैक्सिमम वाला, मतलब कि अगर इसका 70 है बॉइलिंग पॉइंट और इसका 100 है,
अगर इसको मैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलूँगी तो इनका 60 पे पहुँच जाएगा। क्या पहुँच जाएगा? दोनों सॉल्यूशन का मिला के 60 पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम है तो ये 120 पे पहुँच जाएँगे या 110 पे पहुँच जाएँगे। मतलब जो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मैक्सिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो जाएगा। मतलब दोनों अलग-अलग सेपरेट होने से तो रहे, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन का एक जगह तो 60 हो गया, एक जगह 110 हो गया, तो आप सेपरेट नहीं कर पाएँगे। मिनिमम बॉइलिंग कैसे? मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कम कब हो सकता है भी, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाए। जैसे हमने कहा था ना, ए और बी में फोर्सेस कम हो जाएँ। फोर्स कम हो गई, वेपर प्रेशर बढ़ गया, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तभी मतलब पॉजिटिव डेविएशन में जहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उसी को आप क्या बोलते हो? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बोलते हो। ठीक है ना? और मैक्सिमम वाला किस में आ जाएगा? नेगेटिव डेविएशन में, क्योंकि वहाँ ए बी में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मतलब वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है? अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो वेपर फेज में, अभी तक तो आप सॉल्यूशन में निकाल रहे थे। अगर जो ऊपर वेपर्स होते हैं उसमें अगर किसी सोल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे आप निकालते हो? जैसे आप लिखते हो पी इसको लिखते हो, ये मोल फ्रैक्शन इन दी वेपर फेज इनटू में पी टोटल, ऐसे निकालते हो। तो आप ये लिख सकते हो कि उसका फ्रैक्शन किसमें? वेपर में, इज इक्वल टू पी ए बाई में पी टी। ये आपको पता है ना क्या होता है? पी ए आप लिख सकते हो पी नोट ए इंटू में एक्स ए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकालना होता है। पी टोटल भी आपको निकालना आता है, पी ए प्लस पी बी कर दोगे। जैसे पी ए की वैल्यू ये लिखी, ऐसे ही पी बी की लिख दोगे, वो पी टोटल की उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़नी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या कहती हैं? ये हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नंबर पे जो डिपेंड करे। नंबर ऑफ किस पे? सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल पे जो डिपेंड करती हैं उसको आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। जो पहली हमें पढ़नी है वो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बच्चों। क्या है? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया गया है। आपके पास एक सॉल्वेंट था जो वेपर प्रेशर बना रहा है, उसमें एक सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया जो वेपर प्रेशर नहीं बना रहा है। तो जो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर आएगा बच्चों वो सिर्फ पी ए की वजह से आएगा, क्योंकि पी बी तो कुछ बना नहीं रहा है, पी बी तो कुछ नहीं बना रहा, तो उसको तो हटा दो, वो तो नहीं बना रहा। तो आप पी ए की वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पे पी ए लिख दोगे आप पी नोट ए इंटू में एक्स ए लिख दोगे। ठीक है, एक्स ए को, क्योंकि एक्स ए प्लस में एक्स ए, हाँ प्लस में एक्स बी 1 के बराबर होता है, तो आप एक्स ए की वैल्यू पुट कर सकते हो ना यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी, ये लिख दोगे। ठीक है, अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो? मल्टीप्लाई कर दो, मान लीजिए इसको, ये पी एस है इज इक्वल टू ये पी नोट ए माइनस में पी नोट ए इंटू में एक्स बी। फिर आप इस पी नोट को इधर ले जाइए। ठीक है, या एक्स बी की वैल्यू निकाल लीजिए ओल ओवर। आप यहाँ से आपको क्या निकालनी है? एक्स बी की वैल्यू निकालनी है कि एक्स बी किसके बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी नोट ए माइनस में पी एस और बाय में पी नोट ए। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आपको याद रखनी है। यही है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर आप एक्स बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हो बच्चों। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बाय में जो आपके पास टोटल जो मोल्स होते हैं एन ए प्लस एन बी का, क्योंकि आप बी का निकाल रहे हो तो यहाँ बी रखोगे और यहाँ नीचे टोटल रखोगे, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, यही रखोगे। फिर इनकी वैल्यू भी, मोल फ्रैक्शन आप जानते हो, क्योंकि क्या होता है? गिवन मास मतलब डब्ल्यू बाय मोलिकुलर मास, ये सबका रख दोगे यहाँ पे भी। ये बी का है तो ये बी के मास रखोगे, ए का है तो ए का रख दोगे। ठीक है, वो चीज़ आपको करनी है, मतलब एक्सपेंड आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर जो दूसरा केस बनता है बच्चों, ये तो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। फिर आता है आपके पास एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे आता है? ये क्या होता है? तब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें, ठीक है, और वहाँ पे वोलेटाइल ही सॉल्वेंट हो, और क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, मतलब आप बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हो। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से
बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। तो अगर आप एक ग्राफ बनाएं और आप ऐसे देखें अगर कि भाई यहाँ पे क्या था, वेपर प्रेशर था, और यहाँ पे अगर आप माने टेम्परेचर को, क्या माने टेम्परेचर को, तो पहले आपने एक, तब सिर्फ आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, तब आपने एक ग्राफ बनाया कि भाई ये आपके पास कुछ ग्राफ था। फिर आपने जो दूसरा ग्राफ बनाया सॉल्यूशन का, तो वो कुछ ऐसा आया, तब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। तो एक आप एक लाइन खींच लीजिए यहाँ पे वेपर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। ये किसका है, सॉल्यूशन का है, और ये क्या है, सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट जब था। तो यहाँ तो ये टेम्परेचर आया, पहले तो प्योर सॉल्वेंट था, और सॉल्यूशन का ये टेम्परेचर आया। प्योर सॉल्वेंट का हम मान लें अगर टीबी नोट टेम्परेचर, तो ये क्या है, जो अपना टीबी है। ज़्यादा कौन है बच्चों, इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टीबी ज़्यादा है, टीबी माइनस टीबी नोट, ये डेल्टा टीबी लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीबी। जो चेंज आया ये वही है, और इसको क्या लिखते हो आप, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मोलैलिटी के, किसके, मोलैलिटी के। और अब यहाँ आप क्या कर दोगे, इसको कांस्टेंट को हटा दो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी। के बी को आप क्या बोलते हो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आप इसको बोलते हो, के बी को, ठीक है। मोलैलिटी आपको लिखनी आती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अगर के की वैल्यू ना दी हो तो कैसे निकाली जाती है बच्चों, वो निकाली जाती है आर टी बी, इसका स्क्वायर लिखोगे, टी बी ए नोट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यहाँ पे टेम्परेचर रखा जाता है और बच्चों, और ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकालोगे, एल वी कैसे निकाली जाती है, डेल्टा एच बाय में मोलिकुलर वेट, किसका, मोलिकुलर वेट। और ये सब सॉल्वेंट के होंगे बच्चों, ये जो सारा डाटा लिया जाएगा, ये टी बी नोट जो लिखा है सॉल्वेंट का होगा, ये सॉल्वेंट का होगा, ये भी सॉल्वेंट का, ये डेल्टा एच बाय मोलिकुलर वेट जो होगा ये भी सारा सॉल्वेंट का ही लेना है, किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट, किसमें डिप्रेशन लाना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, जो आगे कराएंगे अभी डिप्रेशन वाले, जो स्टेट में काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अब देखो, तब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व कर देते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी अभी तब से हम यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों वो भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम ग्राफ अगर बनाएं तो आपको ये पता है कि तब आप सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो फ्रीजिंग आती है, सॉलिड और लिक्विड में तब इक्विलिब्रियम सेट होता है तो वो फ्रीजिंग होती है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे बना दें तो एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है, जो उनका ट्रांजिशन जो फेज होता है, वो उसका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है ना सारा, तो कम टेम्परेचर पे ही तो फ्रीजिंग होगी। तो ये प्योर अपना पानी है मान लीजिए, सॉल्वेंट है, और इस तरफ सॉलिड वाला है, तो ये जो पॉइंट है इनका, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको आपने टी एफ नोट बोल दिया, टी एफ नोट। फिर जो अगला आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलता है, तब आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया इसमें। तो अब की बारी जो लिक्विड का और सॉलिड की जो ट्रांजिशन हुई है वो इस टेम्परेचर पे हुई, मतलब घट गई, तो इसको आपने टी एफ बोला, जो सॉल्यूशन का था। तो अब की बार ज़्यादा कौन है, टी एफ नोट माइनस में टी एफ, इसी को आप क्या बोल दोगे, डेल्टा टी एफ, ठीक है ना। इसको क्या बोल दोगे, डेल्टा टी एफ। सेम आपको करना है जैसे ऊपर आपने किया है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें, थोड़ा बहुत चेंज करना है किस चीज़ का, अगर वहाँ टी बी था तो वहाँ टी एफ करना है, और सेम आप कर दोगे जैसे यहाँ चेंज कर दें, अगर जैसे कि अपने पास यहाँ ये टी बी की जगह टी एफ आ जाएगा, टी एफ आ जाएगा, इसको भी टी एफ बोल दोगे, और यहाँ पे टी बी की जगह, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिख दोगे, टी एफ डायरेक्टली टू मोलैलिटी, टी एफ इज इक्वल टू के, यहाँ पे एफ आ जाएगा बच्चों, इनटू में एम आ जाएगा। अब की बारी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ना रह के मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है,
अपना के बी था इब्लियोस्कोपिक, के एफ क्या हो जाता है बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आपको के एफ निकालना होता है तो आप क्या करोगे, वही आर टी एफ नोट और उसका स्क्वायर कर दोगे, और ये 1000 बाय में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके बाद लिख दोगे, एफ लिख दोगे वेपराइजेशन ही। एल एफ कैसे निकालोगे फिर, सेम ऐसे ही एच बाय मोलिकुलर वेट, और वो किसका होने वाला है, अपना सारा सॉल्वेंट का रहने वाला है जो भी डाटा होगा, ठीक है। तो कई बार यही पूछा गया है भाई के बी जो होता है उसका नाम क्या है या के एफ का नाम क्या है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन तो आप सब जानते होंगे, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर वैसे एक नॉर्मल सी बात ये होती है कि भाई ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि वैसे आप जो कंसंट्रेशन देखते हैं ना डिफ्यूजन में, वहाँ आप सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे बेस्ड बोलते हो कि हाई टू लो मूव करती है, और कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की सोल्यूट के बेसिस पे। और तभी ऑस्मोसिस आ जाता है तो वहाँ पे मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की होती है, तो जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ जाएगा। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस अपने आप में बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि डिफ्यूजन में सोल्यूट मूव करता है और ऑस्मोसिस में अपना सॉल्वेंट मूव करता है, ठीक है। और उसको कैसे लिखते हो आप, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी कंसंट्रेशन है, आर गैस कॉन्सेंट्रेट, टी टेम्परेचर है, ठीक है। आप इसको मोलैरिटी, ये कंसंट्रेशन टर्म्स ही है ना, तो उसी के बेसिस पे इसको आप रखते हो, ठीक है। फिर आपके पास जो काम की जो चीज़ें हैं बच्चों, एक तो आप यहाँ से आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, उसके एग्जाम्पल एक बार ज़रूर आप देख लेंगे, ठीक है ना। ये आपको काम दे रही हूँ मैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये वाला एक बार आप ज़रूर पढ़ लेंगे। फिर जो और काम की बात है, वेंटो फैक्टर जिसको आप बोलते हो, ये फेवरेट है सॉल्यूशन चैप्टर का सबका, मतलब पेपर वालों का, वेंटो फैक्टर आप इसको बोलते हो, वेंटो फैक्टर। इसको निकाला कैसे जाता है वो देखो, इसको बोला जाता है आई इज इक्वल टू, ये नॉर्मल मोलर मास हो जाएगा बच्चों, क्या है नॉर्मल, जो आपका मोलर मास नॉर्मल होता है, नॉर्मल मोलर मास बाय में एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन होकर जो भी चेंज आया है जो हमें पता ही नहीं था, तो ये एबनॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। आई और किस तरीके से निकाल सकते हो कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी बच्चों, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर ठीक है, जो अपनी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर आई एक तरीके से और निकाला जाता है बच्चों, वो निकाला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उसी को आप ऑब्जर्व्ड बोलते हो। आपको पता लग गया भाई यहाँ एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है, तो वही यहाँ लिख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ किसके, मोल्स के, किसके बाद, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और बाय में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो ये यही है ऑब्जर्व। और कैलकुलेटेड क्या है, जो बिफोर थी, एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले जो है वो कैलकुलेटेड होती है, ऑब्जर्व जो आप पढ़ चुके हैं भाई एसोसिएशन हुई है, डिसोसिएशन हुई है, और ये एक दूसरे का उल्टा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल मास आया हुआ, यहाँ एबनॉर्मल, और इन दोनों फार्मूले में देखोगे तो एबनॉर्मल चीजें ऊपर है और नॉर्मल वाली नीचे है, ठीक है, क्योंकि मास और आई एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं, क्योंकि अपना एन में तो यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास बाय मोलर मास, वो नीचे रहता है, मास जो होता है वो इन्वर्स हो जाता है। डिसोसिएशन में जो आई की वैल्यू होती है बच्चों ज़्यादा होती है 1 से, ग्रेटर देन 1 तो डिसोसिएशन हो रहा है, अगर लेस देन 1 है तो यहाँ एसोसिएशन होगा, एसोसिएट हो जाएंगे मॉलिक्यूल, ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। कैसे आपको निकालना है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक लिख के बता देते हैं। एसोसिएशन में आपके पास मान लीजिए ऐसे हैं, ए एन ऐसे मॉलिक्यूल है, और उससे कितने बन गए, एन ए मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, पहले तो इसका पार्टिकल 1 था, इसका 0 था, फिर आपने क्या गया, इसमें से कुछ घट गया x, तो ये क्या है, ये बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो n इंटू में x बन जाएंगे। इनको टोटल कर लोगे, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल लिख दो, ऊपर आप लिख देते हो कि भाई एसोसिएशन डिसोसिएशन होने के बाद क्या है और उससे पहले क्या था, तो उसके बाद क्या हो गया, एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद 1 माइनस एक्स प्लस में एन एक्स हो गया, और बाय में नीचे के पहले क्या था 1 और प्लस में 0, यही था पहले तो
तो आई जो आप निकाल देते हो बच्चों, आई कैसे निकालते हो, 1 प्लस में n-1 इंटू में x, ठीक है। x जो होता है इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हो, DOD इसको बोला जाता है। अगर एसोसिएशन होती है बच्चों, क्या होती है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई का, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको। और आई का यहाँ पे एक फॉर्मूला आप और लिख सकते हो, अल्फा, जहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालोगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए मतलब एसोसिएशन के लिए लिखना है, डिसोसिएशन के लिए आई इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा सॉरी बच्चों, अल्फा 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 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस में 1 और यहाँ पे n-1, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल भी जितने भी रहेंगे वो n आ जाएंगे। और एसोसिएशन में क्या आ जाती है, आई माइनस में 1 और यहाँ 1/n-1, ये एसोसिएशन का होता है और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। ये फार्मूला डिसोसिएशन का था, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो i-1 n-1 से, ठीक है। और जो n है मैंने बता दिया, नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे आप लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी तो हमने क्या बताया, एक अगर जैसे क्वेश्चन आपको देंगे, एक मिनट रुकिएगा, एक बार एसोसिएशन का और लिख दें आई के लिए। वहाँ पे आप क्या लिखते हो, मान लीजिए आपके पास n ऐसे मॉलिक्यूल थे और वहाँ से बन गया AN, जुड़ गया है ना, क्योंकि उससे उल्टा हो गया, तो यहाँ पे 1 - x एक में से ऐसे घट गया, तो जुड़ के क्या बना होगा, 1/n, उसमें से कम ही हुआ है ना, ठीक है, तो 1/n हो जाएगा। फिर वही आपको टोटल करके लिखना है, ऑल ओवर आपको आई की वैल्यू जो लिख देनी है बच्चों, वो क्या लिख देनी है, ये आपको याद भी रखनी है, 1 प्लस में 1/n माइनस में 1 इंटू में x। फर्क सिर्फ इसका आ रहा है, वहां पे क्या था n-1, यहाँ 1/n-1 है, ठीक है ना, बोलो। चलो ये चीज आपको समझनी है बच्चों। ये 1/n वाला कंसेप्ट भी चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको ये पता है कि भई अगर एसिटिक एसिड आपके पास है, एसिटिक एसिड में एसोसिएशन होती है, तब 2 आप एसिटिक एसिड लेते हो ना, तो एक उसका क्या बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं, डाइप्रोटिक हो जाता है, 2 जुड़ जाते हैं एक ही साथ, ठीक है। एक से कितना बनेगा, आधा बनेगा। अगर 2 मोल से, क्योंकि आप 1 मोल के लिए लिखते हैं हमेशा, आप 1 मोल के लिए लिखते हैं, 2 से 1 पार्टिकल बन रहा है, तो 1 पार्टिकल के लिए कितना बनेगा, तो आप उसका 1/n ही तो कर दोगे ना, इसी वजह से यहाँ 1/n लिखा जाता है। तो इतना ही फ़र्क है, 1 प्लस वहाँ था 1 प्लस n-1 इंटू में x, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/n माइनस में 1, और यही वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन है बच्चों, जिसको हम x लिख रहे हैं। वहाँ मैंने अल्फा का फॉर्मूला लिखा ना, अल्फा इज इक्वल टू 1 - n, है ना, तो ये वो x ही है। आप इसको अल्फा लिख लीजिए चाहे x लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे n कैसे निकालते हैं आप वो भी देखो, ये जो n है ना वो कैसे निकालना है। जैसे आपके पास AlCl3 है, AlCl3 तो क्या बनाएगा, Al का एक 3 पॉजिटिव आयन और 3 Cl नेगेटिव, कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, एक इसका 3 इसके, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ऐसे आपको निकालना है। जैसे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है बच्चों, DOD निकालनी है किसकी, BaNO3 ट्वाइस की, BaNO3 ट्वाइस की। आई की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 2.74, ठीक है। आयंस गिन लीजिए कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, 2 तो यहाँ से आएंगे, एक ये 3 है। फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाएंगे, आई की वैल्यू आपके पास है, आई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस n-1 होता है, मतलब 3-1 इंटू में ये x हो जाएगा, या आप सीधा फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं अपना, कि 1 अपना i माइनस में 1, i क्या है आपके पास, वैल्यू दे रखी है 2.74, यही ना, इसमें 1 कर दीजिए, n क्या है आपके पास 3-1 कर दीजिए, यहाँ से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा, यहाँ पुट कर लीजिए तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप पुट कर लीजिए तो लगभग आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, जो अल्फा आ जाएगा वो समथिंग आ जाएगा 1.74, ठीक है ना। उसको भी आपको नोट 1.74 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 या 1 प्लस समथिंग x, क्योंकि ये भी तो 2.74 है ना, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा आपके पास अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और तब किसी ने 100% डिसोसिएशन दे रखी हो तो बच्चों i इज इक्वल टू n ही हो जाता है। किसी ने यूं ही कह दिया भाई 100% डिसोसिएशन है,
तो जितने नंबर, जैसे मैंने कह दिया भाई AlCl3 है, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने कह दिया भाई 100% है, जो जितने पार्टिकल है वही आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू वही हो जाएगी जो n नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब आई भी 3 ही हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और आपको देखनी है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है K2SO4, फिर है बच्चों आपके पास NaCl, फिर आपके पास एक है यूरिया, और एक आपके पास है AlCl3। पार्टिकल पहले बता दीजिए किससे कितने आएंगे, एक इससे, दो इससे, तीन, यहाँ पे दो पार्टिकल आएंगे, यहाँ पे चार आएंगे, और यहाँ पे क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो इससे एक ही पार्टिकल होगा, ये डिसोशिएट होगा ही नहीं। ठीक है ना, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है बच्चों, आई की वैल्यू तब इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सब में जितने आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना, जैसे डेल्टा TF इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था, KF इंटू एम, तो जितने भी फॉर्मूले हैं उनका सिर्फ आई से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो वो वेंटो फैक्टर के मतलब क्योंकि आपने एसोसिएशन डिसोसिएशन पहले काउंट नहीं किया था ना, तो सारे फॉर्मूलों में जैसे डेल्टा TB है इज इक्वल टू आई इंटू में KB आप कर देंगे, इंटू में M आप कर देंगे। तो ऐसे आपको सारे फॉर्मूले में 4 फॉर्मूले थे, तो इंटू में आई कर देना है। तो आई जैसे बढ़ता है तो डेल्टा TF भी बढ़ता है बच्चों, आई बढ़ता है तो डेल्टा TF बढ़ता है, और कम क्या हो जाता है बच्चों, TF, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू अगर आप देखें, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, जो आपके पास यूरिया है उसका। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में है, फोर्थ वाले में, मतलब डी का सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सबसे कम किस में है, सी वाले में, फिर किस में है बच्चों, अपना ये बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, फिर किस में है, ये 3 वाले में। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, मतलब सी में सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग आपका होगा, फिर बी वाले में, ए में, और ए डी वाले में सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस आई की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सेम अपना फिर आपको किस चीज़ के लिए लगाना है, ये लगाना है आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए। किसके लगाना है, बॉइलिंग के लिए। वहाँ क्या होता है बच्चों, आई की वैल्यू बढ़ने से डेल्टा टी भी बढ़ता है और टी बी भी बढ़ता है, मतलब डेल्टा टी बी जो है वो भी बढ़ेगा, और टी बी जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या था, डिप्रेशन इन द बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, सीधा सीधा याद रखो, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करती इंक्रीजिंग का, तो इसका ज़्यादा बोलते, जहाँ नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे वहाँ पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आपको एक कंसेप्ट और क्या पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है जो सॉल्युबिलिटी जो होती है, इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे किस चीज़ का इफेक्ट आता है, पर कौन सी, तब आप लिक्विड में क्या मिला देते हैं, सॉलिड को मिला देते हैं, जिसको आप डिसोल्यूशन बोलते हो। लिक्विड में क्या मिला रहे हो, सॉलिड मिला रहे हो। तो वहाँ क्या होती है कि भाई सॉल्युबिलिटी कब होती है, पहली बात तो तब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो लैटिस से। ठीक है, कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो लैटिस एनर्जी से, क्योंकि लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो उसको तोड़ने में मुश्किल हो जाएगी, तो किसी चीज़ को सॉल्युबल कैसे करोगे। ठीक है, पर जो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बच्चों, उसका एक परफेक्ट ऑर्डर नहीं है हमारे पास कि मैं ये कह दूं टेम्परेचर बढ़ने से ना सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। हालांकि चीनी और पानी के केस में तो यही होगा कि टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, चीनी ज़्यादा मिलती जाएगी, ऐसा होता है। पर कई जगह पे क्या है, जैसे एग्जाम्पल आपके पास है NaNO3, ठीक है, NaNO3, KNO3, KCl, NaCl, यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पर जैसे सीरियम सल्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है, या Na2CO3.H2O है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। सीरियम सल्फेट में, लिथियम कार्बोनेट में, और Na2CO3 मोनोहाइड्रेट मतलब कि H2O में, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। और कई इंटरमीडिएट कंडीशन में भी आते हैं कि ये नहीं एक बार बढ़ जाएगी और एक बार घट जाएगी। ठीक है, एक बार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक बार घट जाएगी। जैसे आप Na2SO4 10H2 आप ले रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है
कहाँ तक, तब आप 32.4 डिग्री टेम्परेचर रखते हो, 32.4 डिग्री टेम्परेचर तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। पर इस टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वहाँ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोला जाता है। ठीक है। फिर बच्चों हेनरीज लॉ आता है आपके पास। क्या आता है? हेनरीज लॉ। ये आपको पता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता है, जो क्या कहता है कि भाई जो मास ऑफ गैस होगा, ठीक है, उसकी जो मतलब डिसोल्यूशन की जो आप कह रहे हो कि कितना डिसोल्व होगी, वो डायरेक्टली होता है उसके किसके? प्रेशर ऑफ द गैस के। उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना वो प्रेशर लगा रही है उस लिक्विड पे ताकि वो उसमें सॉल्युबल हो पाए। ठीक है। तो आप क्या लिख देते हैं कि जो मास होता है बच्चों, मास डायरेक्टली आप बोल देते हो, ये कांस्टेंट लिख दिया, और ये प्रेशर के डायरेक्टली आप बोल देते हो। ठीक है। और और किस तरीके से आप लिख देते हो? उसके मोल फ्रैक्शन के रूप में भी लिख दिया जाता है मास की जगह। मोल फ्रैक्शन ऑफ उस गैस का, कि वो कांस्टेंट है, और पीए उसका प्रेशर रहेगा उस गैस का उस सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन में उस प्रेशर की बात हो रही है। तो यहाँ से आप पीए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना? पीए को यहीं रख लो, यहाँ इसको ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ए इंटू में 1/k डैश इज इक्वल, ये इज इक्वल टू पी ए। इस 1/k डैश को ही आप हेनरी कांस्टेंट बोलते हो बच्चों, के एच। के एच जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से के एच बढ़ जाता है, और के एच अगर किसी का ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है बच्चों। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। के एच अगर बढ़ता है, के एच टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, के एच बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। ठीक है। और एक आपको ये पता होगा, इसकी एप्लीकेशन पता है कि भाई आप अगर पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जितना प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी गैसेस की। ठीक है। और सी, आप नीचे जाते हो सी डाइवर्स, उसमें भी आपको पता हो प्योर ऑक्सीजन नहीं लेके जाते। ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट में 3-4 बार। तो उसका सॉल्यूशन का क्या रहता है? उसमें क्या क्या होता है? हीलियम होती है बच्चों, वो होती है 11.7, और उसमें एक नाइट्रोजन होती है बच्चों 56.2%, और ऑक्सीजन का उसमें परसेंटेज सिर्फ 32 रहता है। उन्होंने पूछा था हीलियम की क्या परसेंटेज रहती है उस गैस सिलेंडर में, तो 11.7% उसमें रहता है। ठीक है। तो ये अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर था वो यहाँ खत्म हो जाता है। आपको एक चीज़ करनी है, जो क्या नाम है, न्यूमेरिकल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, फ्रीजिंग पॉइंट के, मोस्टली बच्चों फ्रीजिंग और बॉइलिंग के, वो आपको ट्राई करने हैं।